Dear student, in this video lecture, we are going to discuss some other important topics related to carbohydrate biochemistry. जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने स्टेरियोआइसोमरिज्म, कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन को लेके बातें की थी। किस तरीके से एनएनसियोमर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, एपिमराइजेशन क्या है, तो सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और इसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर और दोनों की लिमिटेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर की प्लस पॉइंट, इसको समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या मजबूरियां रहीं वैज्ञानिकों की कि लीनियर स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी कार्बोहाइड्रेट की जिनको लीनियर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स यहाँ पे लेके चलेंगे और वो दोनों एग्जांपल्स होंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो पहले मैं जो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ग्लूकोज स्ट्रक्चर, अब चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर तो हम ग्लूकोज की प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक सिंपल सा 6 कार्बन आपको लीनियर वे में लगा देने हैं, राइट। और उसमें थर्ड कार्बन पे बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सारे कार्बन पे OH आपको राइट साइड में रखने हैं। थर्ड कार्बन नंबर पे आपको वो OH को किधर रखना है, लेफ्ट साइड में। इस ग्लूकोज को D फॉर्म बनाना है या कैपिटल L फॉर्म बनाना है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और किस तरीके से कैपिटल D और कैपिटल L डिसाइड करते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, पहले ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये D फॉर्म ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसको D ग्लूकोज भी बोल देते हैं हम शॉर्ट में। D फॉर्म ग्लूकोज यूजुअली नहीं लिखा जाता, D ग्लूकोज लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये कार्बन की पोजीशन नोमेनक्लेचर है, 5th और ये 6। इस तरीके से ये नंबरिंग है ग्लूकोज की। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है, राइट। पहली चीज़ तो ये लीनियर जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनको लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो लीनियर जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है इस लीनियर स्ट्रक्चर में वो कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल जो ग्रुप होते हैं वो सिर्फ रिएजेंट, एक रिएजेंट होता है सिर्फ रिएजेंट, राइट। तो जो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, सिर्फ रिएजेंट, तो कार्बोनिल जो कंपाउंड हैं वो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट, और कंपाउंड बनाते हैं। अब चूंकि ग्लूकोज के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है तो आइडियली ग्लूकोज को भी सिर्फ रिएजेंट के साथ क्या करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, बट ये रिएक्ट करते नहीं हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं वो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइडियली कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप माना जाता है। और कार्बोनिल ग्रुप के नॉर्मल कंपाउंड जैसे आप देखोगे, जैसे एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन, वो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड जो है वो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज जिनमें कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। दूसरा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ थी जिसको लीनियर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और वो है म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन को आगे मैं डिस्कस करूँगा, ये म्यूटा रोटेशन क्या है। तो म्यूटा रोटेशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी लीनियर स्ट्रक्चर। अल्फ़ा और बीटा फॉर्म जो हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, उसी को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं, लेकिन अभी हमें वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस आप ये ध्यान रखिए कि सिर्फ रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, इसको भी ये लीनियर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्यों नहीं करते, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड जो नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है वो लीनियर स्ट्रक्चर ही होती है उनकी, वो कर देते हैं। और दूसरा, ये म्यूटा रोटेशन को भी एक्सप्लेन
नहीं कर पा रहे थे। इस एक्सप्लेनेशन को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, हैवर्थ। उन्होंने इस लीनियर स्ट्रक्चर का एक साइक्लिक फॉर्म प्रपोज किया। इन्होंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो दो तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाई जा सकती हैं, ये हमेशा याद रखना। जैसे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट की, वो दो तरीके से पाई जा सकती है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है या तो पायरेनोज रिंग में पाई जाएगी, राइट, या तो ये पायरेनोज रिंग के फॉर्म में पाई जाएगी, या फिर ये फ्यूरेनोज रिंग के रूप में, पायरेनोज या फ्यूरेनोज। जो पायरेनोज रिंग होती है इसमें टोटल कितने कार्बन होंगे? टोटल 5 कार्बन या 6 मेंबर रिंग। अगर इस रिंग को देखें तो इसमें टोटल मेंबर कितने होंगे? 6, और टोटल अगर कार्बन देखें तो 5 कार्बन। फ्यूरेनोज जो रिंग होती है इसमें टोटल कार्बन कितने? 4 कार्बन, और इसमें मेंबर कितने होंगे? 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो तरीके की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे पायरेनोज जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? जैसे ग्लूकोज है, राइट, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है। तो ये जो हैं ये पायरेनोज स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के अलावा राइबोज है, ये जो है फ्यूरेनोज रिंग फॉलो करते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि भाई हैवर्थ, अब चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हैवर्थ ने दी थी इसीलिए इनको हैवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये तो एक जनरल आइडिया हो गया कि भाई ग्लूकोज जो जो कार्बोहाइड्रेट है वो इन दो तरह की रिंग स्ट्रक्चर्स में पाई जा सकती है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसको नोट डाउन कर लेना साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे। ये जो ग्लूकोज है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरेनोज टाइप की बनाता है, और पायरेनोज में कितने कार्बन होते हैं? 5, और मेंबर कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुई कैसे? तो देखिए, ये जो 5th नंबर का कार्बन होता है, ठीक है, ये 5th नंबर कार्बन जो है ये कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से रिएक्ट करता है, और यहाँ पे रिएक्ट करके एक बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल बॉन्ड। देखिए, ये हेमी एसिटल क्या है? जब भी OH ग्रुप एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो हेमी एसिटल होगा, पहली चीज। अगर OH ग्रुप कीटोन से रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हेमी कीटल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। जो हेमी एसिटल ग्रुप है इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हेमी एसिटल जो है उसका फॉर्मेशन तभी होगा जब जो C5 कार्बन एटम पे जो OH है वो फर्स्ट नंबर की कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करे, और फाइनली जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है। 5 और ये 6 CH2OH। तो यहाँ पे ये 4th नंबर का तो वो सेम ही होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर में होता है। ये 5th। अब देखिए, इनके बीच में एक बॉन्ड इस तरीके से बन जाता है, लीनियर वे में हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
इसको बोलते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड। और हेमी एसिटल बॉन्ड जो है वो किन किन के बीच में बनता है, C1 और C5 के बीच में, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 5 के बीच में जो है यहाँ पे हेमी एसिटल बॉन्ड बना C1 से C5 के बीच में। तो हेमी एसिटल जो बॉन्ड है उसने लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये यूजुअली इस तरीके से बनती है, फिर बाद इसको इस तरीके से फिर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए इसको दूसरा बनाने का तरीका फिर इस तरीके से है। तो ये जो कार्बन है C1 C2 C3 C4 C5, ये हो गया C6 H2OH। अब देखिए C1 पे एक OH है और एक H है, तो एक H जोड़ दिया हमने C1 पे, एक OH जोड़ दिया। C2 पे एक H और OH है, एक H जोड़ दिया और एक OH जोड़ दिया। C2 पे जो OH की पोजीशन है उसके जस्ट अपोजिट C3 वाला है, तो अगर यहाँ मैं 2 पे नीचे बना रहा हूँ तो C3 पे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे ऊपर की तरफ OH देना पड़ेगा। C4 पे भी H और OH है और वो C3 के क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे OH ऊपर बनाया है तो C4 पे मैं OH को नीचे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। C5 में सिर्फ एक H है तो C5 पे एक H है और C5 से दूसरा CH2OH जुड़ा हुआ है और एक, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये कहलाता है हेमी एसिटल बॉन्ड। ठीक है, जैसे जो हेमी एसिटल बॉन्ड है वो ये है, राइट, हेमी एसिटल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 तो कार्बन है या 6 मेंबर हैं, तो ये कौन सी रिंग हो गई, पायरेनोज रिंग हो गई, राइट। इसीलिए मैंने जब रिंग के बारे में मैंने बता रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी बन गई, ग्लूकोज की बन गई। और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होती है, पहली चीज। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दो तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। ये हमेशा याद रखना, हर साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो फॉर्म होती हैं, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। और यहाँ पे जो चेयर फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। साइक्लिक में भी दो स्ट्रक्चर हैं, मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल। तो बोर्ड फॉर्म जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ने के कारण ये लेस स्टेबल हो जाती है। तो देखिए ग्लूकोज की पहले तो दो स्ट्रक्चर बनी, राइट, उसमें भी जो लीनियर स्ट्रक्चर थी वो लेस स्टेबल है, साइक्लिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनी, C1 और C5 के बीच में बॉन्ड बनने के कारण। C1 पे कार्बोनिल ग्रुप था, C5 पे OH ग्रुप था, दोनों के बीच में जब रिएक्ट होता है तो हेमी एसिटल बॉन्ड बनेगा। अगर ये रिएक्शन OH और कीटोन ग्रुप के बीच में होती तो हेमी कीटल बॉन्ड कहते हैं। हेमी एसिटल बॉन्ड जो है C1 और C5 के बीच में बनने के कारण ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। हर साइक्लिक स्ट्रक्चर की फिर से दो फॉर्म होती हैं, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। चेयर फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है क्योंकि यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस कम है। बोर्ड फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल मानी जाती है क्योंकि यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर हम लीनियर वे में दिखाएं तो इस तरीके से दिखा देते हैं, अगर हम इसको साइक्लिक वे में जो है दिखाएं तो वो इस तरीके से दिखा देते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर को हैवर्थ ने बताया था, इसलिए इनको हैवर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्लूकोज को लेके स्टडी की। अब ग्लूकोज जो है इसके अलावा हम थोड़ा सा फ्रक्टोज को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रक्टोज में जो है पायरेनोज रिंग नहीं पाई जाती। बाद में जब इन साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेस पे सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते और म्यूटा रोटेशन कैसे होता है,
वो दोनों ही प्रॉपर्टी सिर्फ रिएजेंट के बेस पे एक्सप्लेन की जाती हैं। तो देखिए उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ रिएजेंट वाला पॉइंट जो है मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ रिएजेंट के लिए CHO ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप का फ्री होना जरूरी है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, वो बॉन्ड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप फ्री ही नहीं है तो वो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कैसे करेगा? इसीलिए जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। और इस प्रॉपर्टी को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर से इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जब भी हम लीनियर स्ट्रक्चर को देखते हैं हमें लगता है कार्बोनिल ग्रुप फ्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट होना चाहिए। लेकिन हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हेमी एसीटल या हेमी कीटल बॉन्ड बनने के कारण कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं रह पाता, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होती, राइट। अब हम चलते हैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स पर कि भाई फ्रक्टोज जो है वहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो फ्रक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रक्टोज साइक्लिक, फ्रक्टोज जो है एक कीटोज शुगर है और यहाँ पे थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट वे में बनती है। फ्रक्टोज की जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, वहाँ पे बताने वाली अब कोई बात ऐसी है नहीं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, H राइट साइड में, बाकी सब पे सेम एज ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज में भी डी फॉर्म है, एल फॉर्म है, डी फॉर्म है, तो डी फ्रक्टोज। और डी और एल में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट मोस्टली डी फॉर्म में पाए जाते हैं और एमिनो एसिड मोस्टली एल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप पे 5th नंबर कार्बन अटैक करेगा और जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो चूंकि मैंने बता दिया था कि भाई जब भी कभी OH ग्रुप कीटोन ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? हेमी कीटल बॉन्ड। यहाँ हेमी कीटल बॉन्ड बनेगा। हेमी कीटल बॉन्ड के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, COH ठीक है, OH H H H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो OH है ये हट जाएगा क्योंकि ये इस तरीके से हेमी कीटल बॉन्ड में भाग ले चुका है और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है? हेमी कीटल। ये जो बॉन्ड है ये हेमी कीटल है और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है और मोस्टली किताबों में आपको ऐसे ही दिखेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट टर्न होते हैं या कॉर्नर्स होते हैं वो कार्बन को शो करते हैं। ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। तो यहाँ पे फ्यूरेनोज रिंग पाई जाती है। तो फ्यूरेनोज रिंग में मैंने कितने कार्बन बताए थे? 4। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है कि नहीं है? बिल्कुल। मेंबर कितने बताए थे? 5। तो देखो ऑक्सीजन को इंक्लूड करके यहाँ 5 मेंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रखा है, ऑक्सीजन के साथ ये जो बाइंड है इसको अगर मैं नंबर करूँ तो 1 2 3 4 5 6 ये इसकी नंबरिंग होगी। तो देखिए इस सेकंड नंबर के कार्बन से जो जुड़ा हुआ है CH2OH, ये पहले नंबर का कार्बन है तो CH2OH, ठीक है। फिर इस क्योंकि 1 2 3 4 सेम नंबरिंग यहाँ भी रहेगी, राइट, 5 6। तो सेकंड नंबर पे एक तो CH2OH है और एक सेकंड नंबर पे एक OH है,
राइट। उसके बाद थर्ड नंबर पे OH और H है, और थर्ड नंबर पे H और OH जो है वो फोर्थ नंबर के H और OH से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे H और OH थर्ड नंबर की पोजीशन के जस्ट अपोजिट आएगा। फिफ्थ नंबर पे सिर्फ H है और एक CH2OH है। ठीक है, इस तरीके से ये है C1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। देखिए इस तरीके से ये कौन सी रिंग बन गई, फ्यूरेनोज रिंग, राइट। फ्यूरेनोज रिंग ऑफ फ्रक्टोज। फ्यूरेनोज रिंग में मैंने कितने कार्बन बताए थे भाई, 4 तो कार्बन बताए थे और 5 मेंबर बताए थे। तो इस तरीके से ये फ्यूरेनोज रिंग बन गई। और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये बॉन्ड कहलाता है यहाँ पे हेमिकीटल, क्योंकि ये बॉन्ड OH और कीटोन के पार्टिसिपेशन से बना है, इसीलिए इसको हेमिकीटल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। अब चूंकि जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस तरीके से कन्वर्ट होती है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो फिर सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है और म्यूटा रोटेशन कैसे हो रहा है उसको एक्सप्लेन करता है। तो अब सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, ये तो मैंने बता दिया। इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो लीनियर स्ट्रक्चर में हमें फ्री दिख रहा था, एक्चुअलिटी में साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो नहीं रहता फ्री, राइट। और ज़्यादातर जो है ये यहाँ पे ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो मोर स्टेबल है और लीनियर स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। दूसरा, साइक्लिक स्ट्रक्चर मोर इन प्रोपोर्शन, मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर टोटल प्रोपोर्शन में ज़्यादा पाई जाती हैं, और लेस इन प्रोपोर्शन, जबकि साइक्लिक जो लीनियर स्ट्रक्चर हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है और जिधर स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी उधर वो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। यहाँ पे अब हमारे सामने एक समस्या आ गई। वो समस्या क्या है, देखिए सिर्फ रिएजेंट वाला रीजन हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरे कि भाई लीनियर स्ट्रक्चर म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज की पहले एक बार स्ट्रक्चर देखिए। ग्लूकोज में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो पहला कार्बन एटम है C1, जिसको मैंने C1 बोला है, ये फंक्शनल कार्बन है। ये जो फंक्शनल कार्बन है जब ये लीनियर स्ट्रक्चर में था तो ये कायरल कार्बन नहीं था, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था। लेकिन जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है तो ये कायरल कार्बन बन चुका है। देखिए इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से पूरी हो रही है, इधर ऑक्सीजन से, इधर कार्बन से, इधर OH से, इधर H से। इसका मतलब कि एक एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ज़्यादा पाया जा रहा है एज कम्पेयर टू लीनियर स्ट्रक्चर। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में लीनियर स्ट्रक्चर में 4 एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो है वो इनकी संख्या 5 हो चुकी है, C1, C2, C3, C4 और C5। ये 5 के 5 एसिमेट्रिक कार्बन है। अब स्टेरियो आइसोमर्स जब हम 2 की पावर n फॉर्मूले से निकालते हैं तो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में बढ़ चुका है, और एक एसिमेट्रिक कार्बन अगर बढ़ा है तो 2 की पावर n में अगर आप 2 की पावर 1 रखोगे, क्योंकि इंक्रीमेंट कितने का है, 1 का, तो कितनी स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेंगी, 2। इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रही हैं, और वो स्ट्रक्चर होती हैं ये कि जो H और OH की पोजीशन है, राइट। तो जो H और OH की पोजीशन है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे हो सकती है।
अगर H की पोजीशन और OH की पोजीशन दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए OH नीचे भी हो सकता है और OH ऊपर भी हो सकता है। अगर OH प्लेन से नीचे पाया जाता है तो अल्फा फॉर्म, और अगर OH जो है ऊपर की तरफ पाया जाता है तो बीटा फॉर्म, राइट। तो इसका मतलब ये जो दो नई स्ट्रक्चर बनी हैं अल्फा और बीटा फॉर्म, ये लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं थी क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट कार्बन एसिमेट्रिक नहीं था। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन कैसा हो चुका है, एसिमेट्रिक हो चुका है, इसलिए यहाँ पे दो नई स्ट्रक्चर बनी हैं अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में OH जो है वो प्लेन से नीचे रहता है, बीटा फॉर्म में OH जो है प्लेन से ऊपर होता है। तो इस स्ट्रक्चर में जो है OH नीचे की तरफ है प्लेन से, तो ये अल्फा फॉर्म है। और अगर ये OH ऊपर होता, ये OH नीचे हो जाता तो क्या हो जाता, बीटा फॉर्म। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एनोमेरिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, एनोमेरिक स्ट्रक्चर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनोमराइजेशन, राइट। तो ग्लूकोज में लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1% पाई जाती है, और यहाँ पे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्सीमेटली 99% पाई जाती है। ये मैंने बताया था कि मोर इन प्रोपोर्शन साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होती है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री के बेस पे देखा जाए तो दो तरह की फॉर्म पाई जाती है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, चेयर फॉर्म होती है। लेकिन अगर जो एसिमेट्रिक कार्बन नया पैदा हुआ है इसके बेस पे अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल हो रही हैं, और वो ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर कौन सी हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पूरी नहीं बना रहा, बस मैं जो एक जनरल एक स्ट्रक्चर्स होती है ग्लूकोज की जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से बना रहा हूँ। HOH HOH OH H HOH, ये सारी पोजीशन क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार मैं इन चीज़ों को नहीं। तो ये है आपका C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4, ये है C5। अब चूंकि यहाँ OH जो है वो प्लेन से नीचे है, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है, ये है बच्चों अल्फा फॉर्म। अब ये OH जो है जरूरी तो नहीं है कि प्लेन से नीचे हो, ये प्लेन से ऊपर भी, इस बॉन्ड को घूमने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इसको रूम टेम्परेचर पे इजीली मिल जाती है। इसीलिए ये फॉर्म इजीली एक दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरी फॉर्म में OH की पोजीशन ऊपर पाई जाएगी और H की पोजीशन नीचे पाई जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसे होगी। यहाँ पे OH जो है वो ऊपर है, H नीचे है, OH H OH H OH और CH2OH। ये है कार्बन नंबर वही 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कार्बन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे OH की जो पोजीशन, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन OH की पोजीशन प्लेन से नीचे नहीं रही है C1 पे, ये कहाँ हो गई है, प्लेन से ऊपर। तो ये फॉर्म कहलाती है बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये जो कार्बन है जिसके रेस्पेक्ट में आप OH और H की पोजीशन देख रहे हो, इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं उसको, एनोमेरिक कार्बन। और वो स्ट्रक्चर जो अल्फा और बीटा फॉर्म में जो एनोमेरिक कार्बन के कारण पैदा हो रही हैं, इनको कहते हो आप एनोमेरिक स्ट्रक्चर। ये जो एनोमेरिक स्ट्रक्चर हैं ये रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे इनको बॉन्ड रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इनको सफिशिएंट होती है, इसीलिए ये दोनों ही प्लेन में घूमते रहते हैं। अगर ये OH प्लेन से ऊपर है तो बीटा फॉर्म, अगर नीचे है तो अल्फा फॉर्म। अब अल्फा फॉर्म का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, अगर हम ये देखें कि भाई ये जो, अच्छा अल्फा फॉर्म जो है ग्लूकोज में 33% पाई जाती है, क्योंकि 99% वो साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। तो आउट ऑफ 99 33% तो वहाँ पे अल्फा फॉर्म मिलेगी,
और 66% जो है वो वहाँ बीटा फॉर्म पाई जाती है, ठीक है, और 1% लीनियर पाई जाती है। इस तरीके से टोटल 100% ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब यहाँ पे अल्फा फॉर्म जो है, अगर मैं इसका ऑप्टिकल स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन देखूं, राइट, तो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो अल्फा फॉर्म के लिए जो वैल्यू होती है ग्लूकोज में वो होती है 112 डिग्री, और बीटा फॉर्म का जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है वो अगर मैं देखूं तो वो पाया जाता है 18.7 डिग्री। अब ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या है ये हम बाद में देखेंगे। अभी मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑप्टिकल रोटेशन के रूप में मेजर किया जाता है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो डेक्ट्रो रोटेटरी घुमा रहा है या लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये प्लस में है तो इसका मतलब डेक्ट्रो रोटेटरी है। तो अल्फा फॉर्म जो था उसके लिए स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो पाया गया 112 डिग्री, और बीटा फॉर्म के लिए जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन था वो पाया गया 18.7 डिग्री, क्योंकि इसको डिग्री में मेजर करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को। यहाँ पे ये देखा गया कि जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म है ये रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, और इंटर कन्वर्ट होने के कारण ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम पे जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा, राइट, एक्चुअली जो ऑप्टिकल रोटेशन इक्विलिब्रियम पे मिलेगा वो आपको मिलता है 52.7 डिग्री। इसका मतलब कि मैंने प्योर अल्फा फॉर्म को सीसी में लिया, रखा, उस टाइम जब मैंने रखा तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन था 112 डिग्री, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं जब उसको चेक करता हूँ तो वहाँ पे बीटा फॉर्म भी आ जाती है। ये बीटा फॉर्म मैंने तो नहीं वहाँ पे डाली थी, तो वो कहाँ से आई, अल्फा फॉर्म ही बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और वहाँ पे जब मैंने ऑप्टिकल रोटेशन चेक किया तो वो मुझे 112 डिग्री नहीं मिला, क्योंकि इनिशियली वो कितना था 112 डिग्री, अब वो कितना है 52.7 डिग्री है। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म का आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, और इससे जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो ना तो अल्फा फॉर्म का पाया जाता है ना बीटा फॉर्म का पाया जाता है। इक्विलिब्रियम पे दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो ऑप्टिकल रोटेशन बनता है वो होता है 52.7 डिग्री। इसी प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन कहते हैं, कि एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि एनोमेरिक स्ट्रक्चर है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। कैसे बनी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसका बड़ा फायदा है। फायदा क्या है, जैसे कोई एंजाइम है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे बॉडी में जैसे मान लो कोई एंजाइम है एक्स, ये ब्लड में मान लो ग्लूकोज को डिटेक्ट करता है, ठीक है, इसको डिटेक्ट कर रहा है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म को डिटेक्ट करता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं, स्टेरियो स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन मैं फिर भी इस एंजाइम को ब्लड सैंपल के लिए डिटेक्शन में यूज कर रहा हूँ, ग्लूकोज के डिटेक्शन के लिए। अब वहाँ पे कोई क्वेश्चन ये उठा सकता है कि सर वहाँ तो बीटा फॉर्म भी होगी, तो बीटा को तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए, अगर मेरे ब्लड में मान लो, मैं ये आइडियली मान के चलता हूँ कि अल्फा फॉर्म है ही नहीं और मैंने एंजाइम यूज किया अल्फा फॉर्म वाला, तो भी वो सही रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि बीटा फॉर्म ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, इक्विलिब्रियम पे अल्फा फॉर्म में, तो वो अल्फा फॉर्म जितनी वहाँ मौजूद होगी उसको वो वहाँ डिटेक्ट कर लेगा। तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ब्लड में कितनी शुगर है। तो कहने का मतलब है कि एनोमेरिक स्ट्रक्चर का रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना ही म्यूटा रोटेशन कहलाता है। ग्लूकोज के दो अल्फा एनोमेरिक फॉर्म होती हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में वो 33% पाया जाता है, बीटा फॉर्म में 66। इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज 99% पाया जाता है। ये जो एनोमेरिक स्ट्रक्चर एनोमेरिक कार्बन है, ये न्यूली फॉर्म एसिमेट्रिक कार्बन है, न्यूली फॉर्म एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो ये बॉन्ड बनने से पहले नहीं था, लीनियर स्ट्रक्चर में ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होता, जबकि जब ये एसिमेट्रिक हो गया है, कायरल हो गया है, तो इसमें H और OH की दो रेस्पेक्टिव पोजीशन पॉसिबल है। OH अगर नीचे है, राइट, OH बिलो द प्लेन, तो जो एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है वो अगर बिलो द प्लेन है तो अल्फा फॉर्म, और अगर OH जो है वो अबव द प्लेन है
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बीटा फॉर्म। तो ये इस तरीके से एनोमेरिक स्ट्रक्चर को हम डिसाइड करते हैं। अल्फा फॉर्म का स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री, बीटा फॉर्म का स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन 18.7 डिग्री। लेकिन जब मैं इक्विलिब्रियम पे देखता हूँ तो वो मुझे 112 डिग्री और 18.7 नहीं मिलता, वो कितना मिलता है 52.7। इसका मतलब अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी, म्यूटा रोटेशन। मतलब खुद से ही रखे रखे स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज हो रहा है। और ये म्यूटा रोटेशन जो है कौन सी स्ट्रक्चर्स के कारण होता है, ड्यू टू एनोमेरिक स्ट्रक्चर, कि एनोमेरिक कार्बन के कारण वहाँ पे दो एनोमेरिक स्ट्रक्चर अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बन जाती हैं और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, इसी के कारण म्यूटा रोटेशन होता है। म्यूटा रोटेशन को अगर मैं ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो इसको इस तरीके से भी मैं दिखा सकता हूँ, राइट। कि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ये है आपका टाइम और ये है आपका स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको मैं अल्फा से शो करता हूँ। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन पाया जाता है 52.7 और अल्फा फॉर्म का होता है 112 और बीटा फॉर्म का होता है 18.7। और एक पॉइंट पे जाके फिर ये जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 52.7 डिग्री, ये है 112 डिग्री और ये है 18.7 डिग्री। 18.7 डिग्री किसका था, बीटा फॉर्म का था। तो 112 डिग्री किसका है, अल्फा फॉर्म का। और 52.7 ये किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो इसी प्रोसेस को मतलब अल्फा फॉर्म रखोगे तो बीटा मिल जाएगी उसमें, और बीटा रखोगे तो अल्फा भी मिल जाएगी उसमें। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। एक फॉर्म रखो दूसरी उसमें ऑटोमेटिकली आपको इंटर कन्वर्ट होके बन जाएगी। और म्यूटा रोटेशन के कारण ऑप्टिकल रोटेशन के थ्रू उसको स्टडी किया जाता है, राइट। म्यूटा रोटेशन के बाद एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें, वो होता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ये क्या है, इसको पहले समझिए। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है उससे पहले ये समझिए कि ये है क्या। देखिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं और ख़ास तौर से मैं 3 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात यहाँ पे करूँगा। तो 3 जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं उनमें है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। और आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट की बात करूँ कि भाई टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो टॉलेंस रिएजेंट जो है वो यहाँ पे AgNH3 AgNH3 राइट, इसको हम बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट, ठीक है। दूसरा दूसरा एक रिएजेंट है वो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे Cu+2 आयन, Cu+2 आयन्स होते हैं और ये पाए जाते हैं सोडियम सिट्रेट में। तो Cu+2 आयन इन सोडियम सिट्रेट, तो ये कहते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और तीसरा एक सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यहाँ पे जो फेलिंग सॉल्यूशन है इसमें भी Cu+2 होता है, लेकिन ये सोडियम सिट्रेट में नहीं होता। Cu+2 आयंस होते हैं इन सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेनेडिक्ट में और उसमें फ़र्क है कि Cu+2 आयंस इन सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है।
तो यहाँ पे सोडियम टार्ट्रेट होता है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इनकी शुगर के साथ रिएक्शन कराते हो तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो इनके साथ रिएक्ट करने वाली शुगर हैं, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डाल रहे हो, ये मैं थोड़ा सा उल्टा लिख गया, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन को लेके चल रहा हूँ, इन दोनों सॉल्यूशन की मैं मान लो रिएक्शन करा रहा हूँ, तो इनकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो यहाँ पे कौन सा आयन मौजूद था पहले, Cu+2, और यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ मैं, शुगर के साथ। तो शुगर क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। तो शुगर जब इनको इलेक्ट्रॉन देगा तो इनका रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को जो ले रहा है उसका रिडक्शन होता है और जो दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए ये कैसे रिएजेंट कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cu+2 था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, +2 से वो किस में आ गया, Cu+1 में, और इसका जो रंग होता है वो ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल होता है। तो अगर Cu+2 है वो रिएक्ट कर रहा है तो उसका रंग जो है वो ईंट जैसा लाल नहीं है। लेकिन अगर वो शुगर से रिएक्ट कर रहा है, जो शुगर उससे रिएक्ट करती हैं उनसे अगर आप उसको रिएक्ट करा रहे हो तो शुगर से वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो ब्रिक रेड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि जो टॉलेंट रिएजेंट है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है या जो फेलिंग सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो भी, अब यहाँ पे चूंकि मैंने जो रिएक्शन शो की है वो मैंने बेनेडिक्ट या फेलिंग के साथ शो की है। आपको Cu+2 को Cu+1 में, तो देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका तो हो रहा है रिडक्शन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसीलिए ये रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाता है। ये तीनों के तीनों जो हैं ये किस तरीके के रिएजेंट हैं, ये हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है, जो दूसरे का ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्योंकि ये जो है शुगर का क्या कर रहे हैं, ये शुगर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसीलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बोलते हैं। और यहाँ पे शुगर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इनका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन जो हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर आप टॉलेंट रिएजेंट को शुगर के साथ रिएक्ट कराओगे तो टॉलेंट रिएजेंट में क्या होता है, Ag सिल्वर होती है, और ये जो सिल्वर होती है, ये Ag जो सिल्वर होती है वो टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे जम जाती है, एक मिरर बना देते हैं, तो Ag मिरर, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो क्योंकि वो रिएक्शन के बाद जो है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल पे जो है वो चिपक जाती है, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर। अगर वहाँ पे सिल्वर का मिरर वॉल पे बन रहा है तो इसका मतलब शुगर ने रिएक्शन की है, इसका मतलब सिल्वर का वहाँ पे रिडक्शन हो गया है और शुगर का वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। अब इन तीनों ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का रिएक्शन किसी का भी अगर मैं डी ग्लूकोज से कराता हूँ, मान लो मैंने डी ग्लूकोज जो है वो लिया, तो डी ग्लूकोज के साथ जब मैंने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ये तीनों के तीनों जो हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो हैं इनसे जब मैंने रिएक्शन कराई तो डी ग्लूकोज का इन्होंने ऑक्सीडेशन कर दिया और डी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया डी ग्लूकोनिक एसिड, इसमें डी ग्लूकोनिक एसिड में। तो वो शुगर जो इन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं, और जो रिएक्ट नहीं करती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। तो यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। और शुगर जो है, शुगर में जो फ्री राइट, तो डी ग्लूकोज, अब देखिए डी ग्लूकोज में जो एक्चुअली यहाँ होता क्या है, देखिए ग्लूकोज में जो पहला कार्बन था, राइट, तो जो है ग्लूकोज में
जो पहला कार्बन था वो CHO ग्रुप था, और इसमें जब ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया तो ये ऑक्सीडेशन के बाद COOH में कन्वर्ट हो गया है, और बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोनिक एसिड। तो रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर कहलाती हैं जो टॉलेंट रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों रिएक्ट करती हैं। देखिए, रिएक्ट इसलिए करती हैं कि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो अगर किसी शुगर में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है तो वो रिएक्ट करेंगी, और अगर किसी में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं पाया जा रहा है तो वो रिएक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब कि अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन ये करता है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप तो सब में है, इसका मतलब सबको रिड्यूसिंग होना चाहिए था, फिर कुछ शुगर नॉन रिड्यूसिंग कैसे हो जाती है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कंसेप्ट क्या है ये तो समझ में आ गया। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो और वहीं पे फिर हम ये देख लेंगे कि आप कैसे पता करोगे साइक्लिक स्ट्रक्चर देख के कि वो रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए ये रिड्यूसिंग शुगर है, जैसे इधर मैं ले लेता हूँ रिड्यूसिंग शुगर और इधर ले लेता हूँ मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो रिड्यूसिंग जो शुगर है इसमें यहाँ पे ये जो शुगर्स होती हैं ये म्यूटा रोटेशन शो करती हैं। पहली बात तो ये कि म्यूटा रोटेशन शो मतलब ये म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, जबकि डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती। ठीक है, पहला तो ये डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन। दूसरी ये रिड्यूसिंग जो शुगर होती हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं और फॉर्म ओसाजोन विद फेनिल हाइड्रोजन। अगर रिड्यूसिंग शुगर को फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये ओसाजोन बनाती है। ठीक है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर हैं वो डू नॉट फॉर्म ओसाजोन, जबकि ये किसी भी तरीके के ओसाजोन नहीं बनाती, डू नॉट फॉर्म ओसाजोन। ठीक है, अगला जो है इसमें रिड्यूसिंग जो शुगर होती है इसमें ये है कि ये रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्ट करती हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है वो मैं बता चुका हूँ, टॉलेंट रिएजेंट है और ये सारे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं, इनके साथ रिएक्ट करती हैं। जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं ये डू नॉट रिएक्ट, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, अब बच्चा ये बोलेगा कि सर चलो ये डिफरेंस तो हम याद कर लें, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख के आप आइडेंटिफाई कैसे। अच्छा, इसमें एग्जांपल देख लो पहले। रिड्यूसिंग शुगर में ऑल मोनोसैकेराइड, जो ऑल मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, राइट, और मोनोसैकेराइड। उसके बाद माल्टोज हैं, लैक्टोज हैं, ये डाइसैकेराइड, माल्टोज और लैक्टोज ये भी रिड्यूसिंग है।
जबकि नॉन रिड्यूसिंग में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सुक्रोज एंड ऑल पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसका मतलब कि बाकी कार्बोहाइड्रेट तो क्लियर है कि जो भी मोनोसैकेराइड होंगे वो रिड्यूसिंग होंगे और जो भी पॉलीसैकेराइड होंगे वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर रहता है, हमें कंफ्यूजन रहता है डाइसैकेराइड पे कि कौन से रिड्यूसिंग है और कौन से नॉन रिड्यूसिंग है। तो माल्टोज और जो लैक्टोज है वो रिड्यूसिंग में आते हैं और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं। इसमें जो एक चीज़ और याद रखनी है डाइसैकेराइड के लिए कि कहीं भी अगर 1,4 लिंकेज है, बॉन्ड अगर 1,4 बॉन्ड पाया जा रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो वो रिड्यूसिंग होगा, राइट। वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग। ये डाइसैकेराइड के लिए है, वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। अगर किसी डाइसैकेराइड शुगर में 1,4 बॉन्ड पाया जा रहा है, अल्फा या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इट विल शो रिड्यूसिंग नेचर। अगर किसी डाइसैकेराइड में 1,1 या 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ बॉन्ड के बेस पे, ये सिर्फ लागू होता है डाइसैकेराइड पे, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये ओनली एप्लीकेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड। इस ट्रिक को हर जगह नहीं लगाना है, इस ट्रिक को सिर्फ कहाँ लगाना है, डाइसैकेराइड पे लगाना है, ठीक है। अब किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख के कैसे पता किया जाए कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो इसका आपको एक सिंपल सा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर देखोगे तो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप जो है दो तरीके की स्ट्रक्चर ही पाओगे, या तो वहाँ हेमी एसिटल या हेमी कीटल बॉन्ड होगा, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। और ये मैं बता चुका हूँ कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल बॉन्ड कब बनते हैं। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो वो हेमी एसिटल बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हेमी कीटल बॉन्ड बनाता है। दूसरा होता है जो है एसिटल या कीटल, राइट। तो एसिटल या कीटल। तो देखिए, पहले हेमी एसिटल को देखिए। किसी भी आपको ये पता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो हेमी एसिटल है हेमी कीटल है। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक टेक्निकल टर्म्स हैं जिस वे में मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अब उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन को पकड़ो। जैसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उस पर ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो एनोमेरिक कार्बन है, और ये एनोमेरिक जो कार्बन है यहाँ पे ग्रुप देखो कौन कौन से जुड़े हुए हैं। अगर उस कार्बन के साथ इस तरह की स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, तो ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहलाते हैं। और अगर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जा रही है और ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये एनोमेरिक कार्बन है। अब एनोमेरिक कार्बन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। ये कैसा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो एनोमेरिक जो कार्बन है यहाँ पे अगर OH पाया जा रहा है और एक OR पाया जा रहा है, ठीक है, और ये O और ये C, तो ये एनोमेरिक कार्बन होगा। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर अगर एनोमेरिक कार्बन पर पाई जा रही है तो ये रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, रिड्यूसिंग शुगर होगी ये हमेशा याद रखना। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाए, इसको मैं आगे एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा, यहाँ तो आप सिर्फ इसको समझ लीजिए। दूसरा, यहाँ पे एक मिस्टेक, और ये जो दूसरा कार्बन है इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर वहाँ पाई जा रही है, मतलब जो एनोमेरिक कार्बन है एक तरफ तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH से जुड़ा हुआ है, एक तरफ OR से जुड़ा हुआ है, राइट। तो इस तरीके, और चौथी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कार्बन हो सकता है, लेकिन वो
कुछ और है। तो इस तरह की अगर स्ट्रक्चर है तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। मान लो वो स्ट्रक्चर इस तरह की ना पाई जाए, वहाँ पे एनोमेरिक जो कार्बन है वह OH ना होके OR पाया जाए, तो ये जो है, ये कौन सा कार्बन हुआ आपका, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, ये हो गया आपका एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन पे आपके पास OH नहीं पाया जा रहा, 2 OR जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, चौथी वैलेंसी किसी से भी पूरी हो रही हो, आपको ये टेंशन ही नहीं लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके की अगर एनोमेरिक कार्बन पे सिचुएशन है तो ये शुगर कैसा प्रॉपर्टी शो करेगी, नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगी। अब पढ़ना तो इसको आसान है, इसको अप्लाई कैसे किया जाए, इसको एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में वो समझ में आती हैं जब हम उनको बिहेवियर में लेके आते हैं। तो देखिए मोनोसैकेराइड जो हैं उनमें आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि कोई सा भी मोनोसैकेराइड हो वो रिड्यूसिंग ही होगा। पॉलीसैकेराइड जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग ही होगा। आपको एग्जाम्पल देखना है डाइसैकेराइड का कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। अब हम डाइसैकेराइड में किसकी स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, राइट, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम कोई सा भी एक एग्जांपल यहाँ से उठा लेते हैं और उससे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए वो इस ट्रिक के हिसाब से किस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ माल्टोज का। हालांकि माल्टोज की स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे माल्टोज की स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूँ, आगे हम इसको पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। माल्टोज जो है वो 2 मोनोमर से मिल के बनती है। पहला मोनोमर होता है उसमें गैलेक्टोज और दूसरा होता है उसमें माल्टोज जो है इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है जुड़े रहते हैं। अब देखिए जो माल्टोज है इसमें जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल की साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी पाई जाती है, इस तरीके से मैंने बताई थी। ये C1 एटम है, ये C2, ये C3, C4, C5 और यहाँ पे CH2OH, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ये माल्टोज में दूसरे कार्बन से ग्लूकोज से जुड़ता है तो यहाँ पे माल्टोज में जो बॉन्ड होता है वो पाया जाता है अल्फा 1,4, राइट। और मैंने हालांकि ट्रिक में भी डाइसैकेराइड की बता दिया था कि 1,4 लिंक अगर कहीं है तो वो रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। डाइसैकेराइड की ट्रिक में भी ये चीज़ मैंने बताई थी। और 1,1 या 1,2 है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। हालांकि हमें हमारा आंसर मिल गया है लेकिन हमें हमारी ट्रिक को भी फिट करना है। हो सकता है कोई अननोन मॉलिक्यूल वो बना के दे दे और आपसे पूछ ले ये रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा, तो कैसे पता करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माल्टोज ये हो गया। माल्टोज में दूसरा जो ग्लूकोज है वो इस तरीके से जुड़ा रहता है। ये थोड़ा सा यहाँ इसको सही से बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये दूसरा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सारी स्ट्रक्चर। और दूसरे ग्लूकोज से ये इस तरीके से जुड़ा रहता है। ये है OH और ये है H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये H है, ये H है। इस माल्टोज की स्ट्रक्चर में आपको 2 एनोमेरिक कार्बन दिख रहे हैं क्योंकि इसमें 2 ग्लूकोज है। तो देखिए पहले तो ये 1 कार्बन है, 2, 3, 4, 5, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसमें 2 का एनोमेरिक कार्बन है, एक तो ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन 1, और ये एक ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि भाई ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से। तो माल्टोज में पहले मैं एनोमेरिक कार्बन 1 को देखता हूँ। तो मैंने ये बताया था कि भाई किसी भी एनोमेरिक कार्बन पे अगर आपको OH, OR, O
और ये किसी से भी, अगर ये चौथी वैलेंसी किसी से भी पूरी हो रही है, तो अगर ये सिचुएशन है तो वो रिड्यूसिंग होगा। तो यहाँ देखिए ये एनोमेरिक कार्बन है, तो इसकी एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चौथी वैलेंसी है हाइड्रोजन से। मैंने ये बोला था कि ये किसी से भी पूरी हो, ये हमारी टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई है, यहाँ कार्बन से, इसके लिए OR। इस पूरे को मैं एल्किल ग्रुप मान रहा हूँ। चलो ये हो गया OR, ठीक है। दो वैलेंसी इस तरीके से पूरी हुई। तीसरी वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरी हो रही है, ठीक है, ये रही ऑक्सीजन। चौथी वैलेंसी OH, चौथी वैलेंसी पे OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, कार्बन। इसका मतलब एनोमेरिक कार्बन जो 1 है वो नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम एनोमेरिक कार्बन 2 को देखते हैं। एनोमेरिक कार्बन ये जो है, इसमें देखिए ये इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो इसमें OH जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। OR, ठीक है, तो OH यहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर OH के अलावा एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है, OH है और ऑक्सीजन है। उसके अलावा OH है, ऑक्सीजन है, एक कार्बन भी यहाँ पे मौजूद है। तो चौथी, इसको देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपको OH और O में जो इन दोनों की प्रेजेंस मस्ट है, मतलब उस एनोमेरिक कार्बन पे एक OH और ऑक्सीजन के साथ उसकी बाइंडिंग, ये जो बॉन्ड है, ये दोनों मस्ट हैं, दोनों जरूर होने चाहिए। तो इस एनोमेरिक कार्बन 1 पे OH तो नहीं पाया जा रहा, राइट, यहाँ पे OH नहीं पाया जा रहा, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है। जबकि एनोमेरिक कार्बन 2 पे OH और O दोनों पाए जा रहे हैं, और तीसरी वैलेंसी और चौथी वैलेंसी कहीं से भी पूरी हो रहे हो, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो एक माल्टोज में टोटल कितने कार्बन हैं, एनोमेरिक 2, तो इसमें 2 में से 50% तो वो रिड्यूसिंग दिखा रहा है, 50% नॉन रिड्यूसिंग, तो ये फाइनल जो रिजल्ट होता है इसका रिड्यूसिंग हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, आपको पूरी तरीके से अभी ये आपको समझ में नहीं आया है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं सुक्रोज का। सुक्रोज जो है, अगर सुक्रोज का एग्जांपल अगर हम देखें, तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो α1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। और ये ट्रिक के हिसाब से मैंने बता दिया था कि अगर डाइसैकराइड में α1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कभी पाई जा रही है तो वो कैसी शुगर होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे एक तो ग्लूकोज होती है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है फ्रक्टोज। अब यहाँ पे फ्रक्टोज की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो CH2OH, OH यहाँ पे पाया जाता है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, और इस 5th नंबर कार्बन पे CH2OH इस तरीके से रहता है। बाकी कार्बन पे मैं वो नहीं दिखा रहा कैसे होता है। तो यहाँ होता क्या है, इन OH के बीच में बॉन्ड बनता है सुक्रोज में, और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी सुक्रोज की वो बनेगी ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये C1 एटम है, ये C2, ये जो है OH, सॉरी ये H, ये है C1, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में सुक्रोज में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरीके से बनता है। बाकी ये HOH की जो भी पोजीशन है ये आप देख लेना, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। अब ये देखिए, ये जो C1 कार्बन है ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, ये देखिए। तो इस पे देखिए C एक वैलेंसी हो रही है S से पूरी,
एक हो रही है O, और O के बाद ये पूरा एक कार्बोनिक ग्रुप है तो OR मान लेता हूँ मैं इसको। उसके बाद इधर ऑक्सीजन है, राइट, और इसके बाद ये जो है कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे OH तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ और OH का यहाँ पे प्रेजेंस भी होना चाहिए था। मैंने ट्रिक में बताया था ना कि जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें OH भी होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे पाया ही नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग कार्बन है। फ्रक्टोज में जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो C2 नंबर का कार्बन होता है। अब इस एनोमेरिक कार्बन को देखो, C2 फ्रक्टोज में जो पाया जा रहा है, क्योंकि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है वो यहाँ पे कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग। अब फ्रक्टोज का देखो, फ्रक्टोज में C2 कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। तो यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से हमारा ये कम जो है कार्बन, अगर OH OR और ये इस तरीके से अगर बैलेंस पूरी कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे इस C2 की एक वैलेंसी तो कार्बन CH2OH से पूरी हो रही है। इसका मतलब ये चौथी वैलेंसी है जो किसी से भी पूरी हो, हमें टेंशन नहीं है, हम इसको ये मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ है, एक OR भी है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन और इधर ये पूरा जो कार्बोनिक ग्रुप है इसको R मान लेते हैं, OR। और यहाँ पे चौथी जो वैलेंसी है वो इधर कार्बन से पूरी हो रही है। इसका मतलब यहाँ भी OH कहीं भी नहीं दिख रहा है इस कार्बन पे, सिर्फ OH होना चाहिए। यहाँ पे CH2OH तो है, OH नहीं है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो इस तरीके से किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के किसी भी एनोमेरिक कार्बन को देख के आप ये बता सकते हो कि वो एसिड नहीं है, मतलब वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे किसी भी एनोमेरिक कार्बन पे अगर एक OH और एक OR ये दोनों पाए जा रहे हैं तो, और ऑक्सीजन के साथ वो बंड इस तरीके से है, तो कहने का मतलब OH और OR दोनों एनोमेरिक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो वो रिड्यूसिंग होगा। और अगर OH और OR में से OH नहीं है एनोमेरिक कार्बन पे तो वो रिड्यूसिंग नहीं होगा, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो माल्टोज और सुक्रोज के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की। ये तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और IIT JEE में कई बार इस तरीके से पूछा चला गया है, मार्किंग करके वो पूछ लेते हैं कि ये कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। अदरवाइज डाइसैकराइड में अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो आप सीधा याद रखिए कि अगर 1,4 बॉन्ड कहीं पाया जा रहा है डाइसैकराइड में तो वो रिड्यूसिंग होगा, और 1,1 या 1,2 लिंकेज कहीं पाई जा रही है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। क्योंकि सुक्रोज में अल्फा-1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो है उनमें क्या फ़र्क रहा, किस तरीके से ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, राइट। तो उसकी एक मैकेनिज्म है, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें बस अपने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से ही बातें करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैकेनिज्म भी आती हैं, तो हमें उतना डेप्थ में मुझे नहीं लगता कि CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेप्थ आपको अभी ज़रूरत है। जितना हमने आपको इसमें डिस्कस किया है उतना ही अगर आप उसको ग्रैप्स कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन उससे हो जाएगा, राइट। इसकी एक मैकेनिज्म भी है, मुझे नहीं लगता कि उसकी अभी ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर्स में म्यूटा रोटेशन, एनोमेरिक कार्बन, लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो लीनियर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, जिनके लिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज करनी पड़ी। उसके बाद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का होना, क्या इनमें डिफरेंस है, और कौन कौन सी शुगर है जो रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर देख के किस तरीके से आप ये बता सकते हो कि वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकराइड की स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज को पढ़ेंगे, और पॉलीसैकराइड की स्ट्रक्चर्स, और कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे।